हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लैब। माई सेल्फ पूजा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में। हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था बॉटनी में और हमने सेल के बारे में काफ़ी कुछ जान भी लिया था। तो अब अपनी स्टडी को हम आगे बढ़ाते हुए हम आगे अब पढ़ेंगे। तो मैंने बात की थी सेल थियरी के बारे में। मैंने आपको 3 पॉइंट्स भी बताए थे। मैंने आपको बताया था कि जितने भी जीव हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें कुछ, तो जितने भी जीव होते हैं वो सेल से बने होते हैं। अब ये सेल एक नंबर में होंगे या फिर मल्टी नंबर में होंगे, ठीक है। तो जितने भी जीव हैं वो एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। और एक्सेप्शन पे मैंने आपको बताया था वायरस, ठीक है। वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। यानी जब वो किसी लिविंग बीइंग के टच में आता है, किसी लिविंग बीइंग के अंदर या बॉडी के अंदर या बाहर, इसके बॉडी से लगा हुआ होता है, तभी उसका अस्तित्व होता है, वरना उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो वायरस जो है कि एक अपवाद था, ठीक है, यह अपवाद है। फिर हमने सेकंड पॉइंट आपको बताया था, हमने ये बताया था कि जीव शरीर जो होता है उसकी जो मूलभूत मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या होती है? वो होती है कोशा। यानी कि कोशा में ही सारे फंक्शंस होते रहते हैं। कोशा ही जो है कि कई सारी कोशाएं मिलकर एक बॉडी का निर्माण करती हैं और जो है कि इसी में सारी कार्य की होती रहती है। सेल्स आर द बेसिक लिविंग यूनिट्स विद इन ऑर्गेनिज्म एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइफ टेक प्लेस विद इन सेल। यानी कि सेल में ही सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, सेल्स में ही वृद्धि होती है, सेल्स में ही आपके जितने भी मेटाबॉलिज्म वगैरह होते हैं वो सब सेल्स में ही होते हैं और सेल पे ही सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं, ठीक है। और मैंने थर्ड आपको बताया था कि जो सेल होता है, यानी कि मैंने आपको ये बताया कि किसी भी जीव का निर्माण एक या अथवा ज़्यादा नंबर की कोशिकाओं से होता है, ठीक है। तो जो एक कोशिका है वो मल्टी नंबर में कैसे चेंज होती है, ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर से वो मल्टी सेलुलर में कैसे चेंज होती है, या फिर कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो ये अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। यानी कि जो पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाएं होती हैं उन्हीं कोशिकाओं में डिवीजन होता है और आगे की नई कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग में एकदम बिठा के रखना है कि ये सेल थियरी के 3 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। एक अथवा अनेक कोशिकाओं से जीव शरीर बना होता है। उसकी जो है कि मूलभूत कार्यकी की जो इकाई होती है वो क्या होती है, चाहे वो हम स्ट्रक्चरल की बात करें या फिर हम जो है कि फंक्शनल की बात करें, तो वो क्या होती है? वो सेल होती है। और ये सेल बनती कैसी है? ये अपने ही पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो मैंने इस पे अपलोड किया था उस पे मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। आई होप थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो गया होगा। अब हम बात करते हैं। तो जो प्रत्येक जीव होता है वो चाहे मल्टी सेलुलर हो या फिर यूनिसेलुलर हो, उसका जो जीवन प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है? वो एक कोसा से होता है। कहाँ से होता है? एक कोसा से होता है। यदि वह इसी प्रकार से अपना जीवन चलाता रहता है, कैसे? अगर वो एक कोसा में है, किसी जीव का विकास हो रहा है वो एक ही कोसा से हो रहा है और जीवन पर्यंत यानी कि लाइफ लॉन्ग उसी एक कोसा से ही उसका जीवन पूरा चल जा रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं यूनिसेलुलर जीव, यानी कि यूनिसेलुलर लिविंग बींग्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ऐसे जो जीव होते हैं वो होते हैं ईस्ट, ठीक है, डायटम्स और कुछ जीवाणु। कुछ क्या? जितने भी जीवाणु होते हैं वो सारे लगभग यूनिसेलुलर ही होते हैं। अब हम इसके आगे फर्दर की स्टडी जब हम आगे की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो जो विकास होता है किसी भी जीव का, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, उसका जो विकास होता है वो एक ही सेल से होता है। फिर उसमें फर्दर डिवीज़न होते जाता है और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो जितने भी पौधे होते हैं उसमें जो कोशिकाएं होती हैं उसमें उसका जो जीव एक बॉडी, अगर हम फुली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी की बात करें, फुली डेवलप्ड जो है कि बॉडी की बात करें, तो वो कैसा हो जाता है? मल्टी सेलुलर हो जाता है। और जो जंतु होते हैं वो भी मल्टी सेलुलर होते हैं। तो हमारी पृथ्वी जो है इतनी बड़ी है, इसमें कई सारे जीव पाए जाते हैं। अब नंबर ऑफ, अगर हम मल्टी नंबर में बात करें तो बहुत सारे छोटे से लेके बड़े तक के जीव पाए जाते हैं और वो मल्टी सेलुलर तक होते हैं, ठीक है। तो जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाओं का जो बेस होता है वो क्या होता है? वो होता है जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। क्या होता है? एक कोशा है या फिर एक जितनी भी कोशिकाएं आपकी होती हैं उसमें एक जीवित पदार्थ होता है। उस जीवित पदार्थ को हम क्या कहते हैं?
प्लाज्म कहते हैं, ठीक है। उसी प्रोटोप्लाज्म में ही सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो पौधों में जीव द्रव्य जो होता है यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो पौधे की बॉडी होती है, पौधे का जो शरीर होता है, जो प्लांट होता है, उसकी पूरी बॉडी एक सेल वॉल से घिरी होती है, यानी कि निर्जीव कोशिका भित्ति से। कैसी? निर्जीव। इस पॉइंट में बिल्कुल ध्यान देंगे कि जो कोशा भित्ति होती है यानी कि सेल वॉल होता है वो निर्जीव होता है, उसमें जीवन नहीं होता है। बट वही बात हम जब करेंगे एनिमल सेल के केस में, तो उसमें कोशा भित्ति नहीं पाई जाती। प्लांट में सेल वॉल पाया जा रहा है और एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जा रहा है। ये पॉइंट बहुत ही ध्यान रखना है आपको, इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो जो भी प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल पाई जाती है और जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, यानी कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब ये है आपका एक प्लांट सेल, ठीक है। क्या है? प्लांट सेल है। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है जो कि ब्लैक एंड वाइट है, बट मैं आपको ऐसे ही थोड़ा ओवरव्यू देती हूँ। लेकिन मैं जब आपको बहुत डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट करूँगी इसके बारे में, प्लांट सेल के बारे में, तो मैं आपको कलरफुल डायग्राम से समझाऊँगी, तो उसमें बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो देखिए, मैंने आपको बताया सेल के बारे में, तो ये जो है कि मैंने आपको बताया एनिमल सेल और कौन सा सेल? प्लांट सेल, ठीक है। तो ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कैसा है? प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने आपको बताया था जो प्लांट सेल होता है वो सेल वॉल से घिरा होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका क्या है? सेल वॉल है। ये आपका, ये देख रहे हैं सेल वॉल, ये आपका ये रीजन सेल वॉल है जो यहाँ पे नॉमिनेशन में ये किया गया है। तो ये पूरा, ये आपका जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ये पूरा आपका क्या है? ये सेल वॉल है, ठीक है। क्या है? ये है सेल वॉल, ठीक है। तो ये किस चीज़ का डायग्राम है? ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है। तो जिसमें आपका प्लांट सेल क्योंकि फुली डेवलप्ड होता है तो उसमें सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे पाए जाते हैं, ठीक है। फिर चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, क्लोरोप्लास्ट हो, देखिए ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट एनवलप, फिर आपका हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा आपका साइटोप्लाज्म की बात कर रहे थे, माइक्रोट्यूबुल्स आपके पाए जा रहे हैं यहाँ पे, और ये जितने भी गोल्गी ऑपरेटर्स आपके यहाँ पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें क्रोमेटीन होता है, यू क्रोमेटीन होता है, हेट्रोक्रोमेटीन होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है, न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं, क्रोमेटीन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे और समझेंगे फर्दर, ठीक है। तो जो कोशिका भित्ति होती है, हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम सेल वॉल के बारे में बात कर रहे थे। जो कोशिका भित्ति होती है उसमें अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है। अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अब ये छिद्र होते कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। सॉरी, ये वाला जो आपका एरिया है ये है सूक्ष्म छिद्र, ठीक है। ये है आपका सूक्ष्म छिद्र। तो इसी को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं जीव द्रव्य। ये जो सूक्ष्म छिद्र होता है इसके थ्रू क्या होता है? इसके थ्रू होता है जो डिफरेंट सेल होते हैं, यानी कि जब तो यूनिसेलुलर बॉडी है तब तो कोई बात नहीं, जब मल्टी सेलुलर बॉडी है तो उसमें जीव द्रव्य के आदान प्रदान के लिए ये छोटा सूक्ष्म छिद्र होता है, ठीक है। जीव द्रव्य के आदान प्रदान के लिए। तो इसको हम कहते क्या हैं? इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्मेटा। तो जब सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो है कि प्लाज्मोडेस्मेटा भी जो है कि केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये जो सूक्ष्म छिद्र है, तो कोशा में जो जीव द्रव्य जो है कि वो पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आणविक फैक्ट्री, क्योंकि इसमें सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, सारी जैविक क्रियाएं इसी के अंदर होंगी। इसीलिए हम जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? हम कहते हैं एक आणविक फैक्ट्री के रूप में, ठीक है।
अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेल्स की, यानी कि सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सेल के कई प्रकार होते होंगे, ठीक है। अब वो प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है कि या फिर साइंटिस्ट ने अपनी सुविधा के अनुसार सेल को 2 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड किया। पहला आपका उन्होंने बताया कि आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और दूसरा आपका क्या बताया उन्होंने? यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो अब ये बना किससे? सबसे पहले तो हम ये समझें कि जो ये प्रोकैरियोटिक वर्ड है ये किससे बना है। तो ये बना है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। ग्रीक के 2 वर्ड हैं जो प्रो और कैरियन हैं। इन्हीं 2 वर्ड को मिला के हम बनाते हैं एक शब्द जो बनता है आपका प्रोकैरियोटिक। तो प्रो का मतलब क्या होगा? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि ऐसा सेल जिसमें जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो प्रिमिटिव होगा, यानी कि आद्य होगा, बहुत विकसित नहीं होगा, ठीक है। तो रचना के आधार पे अगर हम इन कोशिकाओं की बात करते हैं तो ये बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पृथ्वी पर ऑर्गेनिज्म का, या फिर हम कहें लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब विकास हो रहा था, जब डेवलपमेंट हो रहा था, उस टाइम जो जीव डेवलप हुए थे, यानी कि उस जीव की हम बात कर रहे हैं। तो तब के टाइम के जो जीव थे उनमें जो न्यूक्लियस था वो पूर्ण तरीके से विकसित नहीं था। दैट्स वाई हम इसको नाम दिए हैं प्रोकैरियन, यानी कि एक ऐसा न्यूक्लियस जो कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है, उसी को हम कहते हैं प्रोकैरियन। और जिस तरीके के सेल्स में ये पाया जाता है उस सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब क्योंकि उसमें जो केंद्रक है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है, इसीलिए उसमें जो प्रोटीन होगा, जो न्यूक्लिक एसिड होंगे, जो आरएनए होंगे, वो कोशाद्रव्य से सीधे संपर्क में होंगे, ठीक है। क्यों संपर्क में होंगे? क्योंकि न्यूक्लियस पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। जब पूर्ण रूप से विकसित नहीं है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जा रहा है, यानी कि केंद्रक कला नहीं पाई जा रही। अब केंद्रक कला अगर नहीं पाई जा रही है तो ये क्या होगा? ये जीव द्रव्य से सीधे संपर्क में होगा। जो उसकी बाउंड्री थी वो डेवलप तो हो नहीं पाई है, दैट्स वाई वो साइटोप्लाज्म से बिल्कुल टच में रहेगा, कोई भी मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो है पूर्ण विकसित नहीं है, दैट्स वाई इसमें क्या होता है कि इन कोशिकाओं में पूर्ण रूप से विकसित कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स होते कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स आपके होते हैं लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, जिसको आप हरित लवक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या पर्णहरिम कहते हैं, और गोल्गी कॉय यानी कि गोल्गी बॉडी, तारक काय, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो पूर्ण विकसित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाएंगे। किस में नहीं पाए जाएंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अब आपको अगर समझना होगा तो आप इसी से बिल्कुल, आप देखिए, किसी चीज़ को याद करने के लिए उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जब आप समझ के पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सेल ऑर्गेनेल्स क्यों नहीं पाए जा रहे हैं उसका रीज़न अब आपको पता चल गया है। क्यों? क्योंकि उसमें जो केंद्रक है वो पूर्ण विकसित नहीं है। जो पूर्ण विकसित नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जा रहा है। तो जब न्यूक्लियस ही पूर्ण विकसित नहीं है तो उसमें सेल ऑर्गेनेल्स कैसे पाए जाएंगे? वो नहीं पाए जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ये सारे सेल्स किन जीव में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके ब्लू ग्रेन एल्गी यानी कि नीले हरे शैवाल में, तथा जीवाणुओं में इस तरीके की कोशिका पाई जाती है जिसमें जो है कि न्यूक्लियस पूर्ण विकसित नहीं होता है, प्रिमिटिव केस में होता है। तो उसमें डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में सीधे संपर्क में होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा है। क्या नहीं पाया जा रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपका जो है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। मैंने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो जो है कि किस में पाई जाती हैं? ब्लू ग्रेन एल्गी और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये जो है कि आपकी बुक में डायग्राम दिया गया है प्रोकैरियोटिक सेल्स का।
फर्स्ट जो है वो है आपका किसका, नीली हरे शैवाल का, और जो दूसरा है वो किसका है, वो है जीवाणु कोशा का। ठीक है, किसका, जीवाणु कोशा का। तो जीवाणु कोशा में क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर हम कहें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। बट जो है कि जीवाणु होता है यानी कि बैक्टीरिया होता है, उसमें जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ही सूक्ष्म रूप पाया जाता है, जिसको हम जानते हैं मीजोसोम के नाम से। किसके नाम से, मीजोसोम के नाम से। ठीक है, और इसमें जो पाया जा रहा है वो न्यूक्लियस, मैंने आपको बताया था कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है। दैट्स वाई जो न्यूक्लियस के जितने भी मटेरियल हैं वो जो है कि साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट टच में रहेंगे। ठीक है, तो ये है आपका फ्लैजेला इसमें पाया जा रहा है जीवाणु कोशा में, सेल वॉल पाई जा रही है, राइबोसोम्स पाया जा रहा है, न्यूक्लियोइड पाया जा रहा है यानी कि न्यूक्लियस जितना भी डेवलप हुआ है वो पाया जा रहा है, मिसोसोम्स पाया जा रहा है और प्लाज्मा लेमा। ठीक है, और अगर हम नीले हरे शैवाल की बात करें तो नीले हरे शैवाल आपके जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एल्गी होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी कि जो शैवाल होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। तो इसमें जो है कि कुछ जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके कुछ ज़्यादा डेवलप फॉर्म में नहीं, लेकिन कुछ उसका जो प्रिमिटिव स्टेज होता है वो पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस भी वेल डेवलप तो नहीं लेकिन हाँ प्रिमिटिव स्टेज में पाया जा रहा है। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक लैमेली, ये जो आपके बीड्स दिख रहे हैं चारों तरफ, सॉरी ये जो बीड्स आपके दिख रहे हैं, इन जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक लैमेली विथ फाइकोबिलोसोम्स। ठीक है, तो ये इसमें जो है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और नीले हरे शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और आपका ये जो ऊपर दिख रहा है वो जिलेटिन का सित है। ठीक है, और इसमें सेल वॉल पाई जा रही है। ठीक है, ये हमने बात की प्रोकैरियोटिक कोशा की। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशा होती है वो किस में पाई जाती है, वो पाई जाती है बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में। किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स की। जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल्स, ये जो वर्ड्स हैं वो कहाँ से आए हैं, ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड का यू कैरियन। ठीक है, तो यू का मतलब होता है वेल या फिर गुड, यानी कि बहुत अच्छा। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है, कैरियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि ये पूर्ण विकसित होता है। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो पूर्ण विकसित होगा, इसीलिए हम इसको कहेंगे ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि एक ऐसा न्यूक्लियस जो पूर्ण रूप से विकसित है, इसीलिए हम उसको कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। यानी कि अब आपको समझ आ गया होगा कि जो प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है ये नाम कैसे पड़ा। तो ये नाम पड़ा ग्रीक शब्द से लिया गया नाम है। कैसे लिए गए हैं वो मैंने आपको बता दिया, उसका मीन्स क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कहते क्यों हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। सॉरी, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें जो आपका न्यूक्लियस है वो पूर्ण रूप से विकसित है, तो उसमें यूनिट मेम्ब्रेन, उसके जो चारों तरफ है वो मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी। ठीक है, क्या पाई जाएगी, यूनिट मेम्ब्रेन से ये बाउंड होंगे, यानी कि उसके चारों तरफ एक केंद्रक कला पाई जाएगी। ठीक है, तो उसी के अंदर जो न्यूक्लियस का जो भी मटेरियल है, जो भी न्यूक्लियस में पाया जा रहा है वो सारे बाउंड होंगे, वो बिखरे हुए नहीं होंगे, यानी कि साइटोप्लाज्म के टच में नहीं होंगे, जीवद्रव्य के टच में नहीं होंगे, डायरेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें जो है कि पूर्ण विकसित सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जा रहे हैं, जो आपका हरित लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, सेंट्रोसोम्स हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है इस कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में पूर्ण रूप से विकसित होंगे, यानी कि डेवलप्ड होंगे, पाए जाएंगे। उसमें क्या था, उसमें पाए ही नहीं जा रहे थे, इसमें क्या हो रहा है,
पाए जा रहे हैं और ये बहुत ही वेल डेवलप्ड हैं, यानी कि इनका जो विकास हुआ है बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत अच्छे से ये पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो किस में पाई जा रही हैं, जंतुओं में पाई जा रही है, पौधों में पाई जा रही हैं, और जो शेष शैवाल होते हैं, जो विकसित शैवाल होते हैं, उसमें पाए जा रहे हैं। आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी था वो प्रिमिटिव स्टेज का जो है कि शैवाल था, और जो बचे हुए शैवाल हैं, यानी कि जो पूर्ण विकसित शैवाल हैं, उसमें जो है कि कौन सा सेल पाया जा रहा है, वो यूकैरियोटिक सेल पाया जा रहा है। अब आपको समझ आ गया होगा कि यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है। अब हम इसके आगे की अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो किस तरीके से जो है कि सेल्स में सेट्स होते हैं, कैसे ये होते हैं, उसकी हम बात अब करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है जो मैं आपको आगे चल के बहुत ही डिटेल में समझाने वाली हूँ। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए जो सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर पाया जा रहा है वो ऐसे आपको याद करने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन जब आप उसका फ्लो चार्ट बना के याद करेंगे तो आई एम श्योर कि आप 100% इसको याद कर पाएंगे 2-3 बार के रिवीजन से। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो सेल है उसमें जो भी न्यूक्लियस पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे हम समझेंगे, कैसे हम याद करेंगे कि कैसे इसको हम अच्छे से याद कर सकते हैं और कैसे क्या कहाँ पाया जा रहा है। तो हमने क्या किया, जो सेल के अंदर जो भी मटेरियल पाया जा रहा था हमने सबसे पहले उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक है आपका साइटोप्लाज्म और दूसरा है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो सबसे पहले जब सेल आपके दिमाग में आएगा, किसी ने पूछा आपसे सेल के बारे में, तो आप ये बताएंगे कि जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बट वायरस इसमें एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। ठीक है, उसके बाद आप ये बताएंगे कि जो सेल होता है वो 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, वो मैंने आपको बता दिया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। उसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से डिटेल में समझा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो सेल होता है उसके अंदर का जो भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी पाया जा रहा है, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो हमने आपको क्या बताया, जो सेल के अंदर जो भी मटेरियल पाया जा रहा है हम उसको 2 भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, कितने? 2 भागों में। तो हमने डिवाइड किया किसमें? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। किसमें? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। तो सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में आपका क्या क्या होगा, वो होगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। तो इसके जो न्यूक्लियस होता है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। किसमें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि क्रोमेटिन और आपका न्यूक्लियोलस, जिसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे बहुत ही डिटेल में। तब आपको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है और न्यूक्लियोलस क्या है। ठीक है, अब हम दूसरे पोर्शन की अगर बात करें तो वो है आपका साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, वो है आपका साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल्स। क्या? साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल्स। तो साइटोसोल में क्या पाया जाता है, ये क्या होता है, ये फ्लूइड पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का। क्या? फ्लूइड पोर्शन यानी कि तरल पदार्थ होता है। अब उस तरल पदार्थ में क्या क्या पाए जाएंगे इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका स्टोर्ड फूड, पिगमेंट्स, सेक्रीशंस और क्रिस्टलाइन मटेरियल। क्या होता है? क्रिस्टलाइन मटेरियल, जो भी क्रिस्टल के फॉर्म में जो भी मटेरियल पाए जाएंगे उसकी बात हो रही है। तो स्टोर्ड फूड में अब जो भी सेल है वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने आप को पोषण देता है। जब वो पोषण देता है तो किसी न किसी फॉर्म में वो पोषण हमारी बॉडी में स्टोर होता है। तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में या फिर फैट्स के फॉर्म में। ठीक है, और उसमें कुछ पिगमेंट्स भी पाए जाएंगे। तो वो पिगमेंट्स कैसे होंगे? वो एंडोजीनस होंगे और एक्सोजीनस होंगे। तो एंडोजीनस में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मेलानिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में पाया जाता है, मेलानिन किसमें? मेलानिन ये पदार्थ होता है जिससे आप किसी के बॉडी का रंग डिसाइड होता है। ठीक है, मेलानिन से क्या होता है? कलर डिसाइड होता है। तो एक्सोजीनस जो होते हैं वो होते हैं कैरोटीन, लाइकोक्रोम। जो मतलब जितनी भी सब्जियां होती हैं उसमें कैरोटीन और जो है कि लाइकोक्रोम पाया जाता है। उसकी हम आगे जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है सेल का ये।
ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्रीशंस, यानी कि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसको हम कहते हैं सेक्रीशंस। उसमें आपके आते हैं हार्मोन, डाइजेस्टिव जूस और बाइल्स, मतलब बहुत सारे हैं जिसकी हम बाद में स्टडी करने वाले हैं, और कुछ क्रिस्टलाइन मटेरियल। तो जो साइटोसॉल होता है वो क्या होता है, वो फ्लूइड पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का, और ये जो फ्लूइड पोर्शन होता है इसमें 4 तरीके की चीज़ें पाई जा रही हैं। वो होता है आपका स्टोर्ड फूड, पिगमेंट्स, सिक्रीशंस एंड क्रिस्टलाइन मटेरियल। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं वो है आपका मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। अब मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में आपका क्या होता है, देखिए जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है जो मेम्ब्रेन से बना होता है, ठीक है, इसमें कोई मेम्ब्रेन पाई जा रही है, उसमें कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो दूसरे फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब हम पहले मेम्ब्रेन वाला पढ़ते हैं, उसको जानते हैं। वो होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके का होता है। एक होता है जिसमें बीड्स लगे होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या होता है स्मूथ, जिसपे बीड्स नहीं पाए जाते। अब हम बात करते हैं गोल्गी ऑपरेटर्स की, यानी कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स की, और आपका पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्रोक्सियोसोम्स। ये सब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मेम्ब्रेनस होता है, यानी कि इसमें मेम्ब्रेन पाई जा रही है, दैट्स वाई हम इसको कहते हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक आरएनए की, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कुछ मात्रा में आरएनए पाए जाते हैं, उसी वजह से हम इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक आरएनए। क्यों? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंट्रोसोम्स की, यानी कि तारकाई की, ठीक है। ये क्या देता है, ये न्यूक्लियस को दिशा देता है, डायरेक्शन देता है। आगे की बात करें तो ये होता है फिलामेंट्स, ट्यूब्यूल्स एंड फाइब्रिल, ठीक है। तो इसके बारे में हम, अब मैंने आपको बता दिया कि सेल क्या होता है और सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं। अब जब हम स्टडी करेंगे आगे तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके बहुत डिटेल में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अभी आई नो अभी आपको ये सब बहुत ही टफ लग रहा होगा कि क्या है, बहुत सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, हौच पौच हो जा रहा होगा, लेकिन जब आप एक एक करके चीज़ें पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जाएगा और बहुत ही ईजिली आपको समझ में भी आता जाएगा। तो आप ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। जब ये याद हो जाएगा तो जब आप फर्दर स्टडी करने लगेंगे तो ये आपको जो चीज़ें हैं वो बहुत ईजी लगने लगेंगी। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेल्स के बारे में, सेल्स के बारे में। अभी हम सबसे पहले जानेंगे आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसका फ्लो चार्ट हम बनाएंगे, यानी कि टेबल के फॉर्म में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अभी मैंने आपको केवल ये 2 पॉइंट बताए हैं कि जो एनिमल सेल होता है यानी कि प्लांट सेल होता है इसको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। डिटेल में जब हम समझेंगे तो ये हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, खासकर वो बच्चे जो इंटरमीडिएट में हैं, और बीएससी के बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आई होप उनको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, अपने कमेंट्स दीजिए और रिव्यू प्लीज़ ज़रूर करिए, ताकि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट जो भी है, जो भी आप चाहते हैं वो मैं उसको कर सकूं। और अपने जो है कि इसको सब्सक्राइब करिए और अपने बेल आइकॉन का जो होता है उसको क्लिक करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मेरे वीडियो का मिलता रहे जब भी मैं अपलोड करूं। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ाई करते रहिए, एक दूसरे का ध्यान भी रखिए।